मैं आज इस शहर फिर वापस आया हूँ, जिसे बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे इस जगह से नफ़रत नहीं है, पर यहाँ की बहुत सारी बुरी यादें हैं। मैं और मेरा बेटा आज इस घर में रह रहे हैं, जहाँ मैं पला बड़ा था। वो बिल्कुल मेरे जैसा है। 7 साल का है, पर अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। उसके पास एक छोटा सा भालू भी है, जिससे वह कभी-कभी बातें करता है। बच्चों का ऐसा ही होता है, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। मेरी बीवी है नहीं, और अभी 6 महीने पहले नौकरी भी चली गई। घर खर्च उसी से चलता था, पर कंपनी में छटनी हुई तो मुझे भी जाने को कह दिया। थोड़े महीनों में मेरी बची कुची सेविंग्स भी खत्म हो गई। मैंने कोशिश की कि बेटे को कुछ पता ना चले, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। उसे सब मालूम है, बस कुछ कहता नहीं। इतना सब कुछ हो रहा था लाइफ में, तब मैं भी कुछ गलत नशे करने लगा। बॉटल्स मैंने गैराज में छुपा रखी थी, सबकी नज़रों से दूर। यहाँ वापस आने के बाद कुछ दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। घर से एक अजीब सी सीलन की बदबू आती थी। पहले कुछ रातें तो छत को ताकते ही बीती, नींद नहीं आई। उस पुराने घर की दीवारों और फर्श से अजीब आवाजें आती थी, चरमराहट, आहटें। बचपन वाले कमरे में आकर रहना अजीब सा लग रहा था। बेटा बगल वाले कमरे में सोता है, लेकिन उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटे शहरों की एक बात होती है, सबको सबके बारे में पता होता है। मैं जब भी कोई सामान लेने जाता हूँ, किसी न किसी पुरानी जान पहचान से टकरा ही जाता। हर कोई वही सवाल करता है, कैसे हो, वापस कैसे आना हुआ। मैं भी हमेशा वही जवाब देता, सब ठीक है, बस जिंदगी फिर से शुरू करने की ज़रूरत थी। यहाँ शहर में ज़्यादा मौके नहीं हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। जहाँ भी मुझे कोई जॉब दिखाई देती है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। काम कैसा भी हो चलता है, क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने छोटे मोटे इधर उधर के काम पकड़ने शुरू किए। ये पक्के तो नहीं थे, ना ही रोज़ मिलते थे, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर था। मैं बेटे को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स यहीं 2 गली छोड़कर रहते हैं, तो वो आ जाया करते हैं देखने। वह लड़का अपने में ही मस्त रहता है। धीरे धीरे मुझे थोड़ा काम भी मिलने लगा, जिससे गुजारा चल रहा था। घर भी अब ठीक लगने लगा। जब कुछ पैसा हाथ में आया, तो मैंने घर में कुछ काम करवाया। उसी दिन मैंने देखा किचन की दीवार पर एक काली सी सीलन की परत थी, हथेली जितनी बड़ी। मुझे लगा पाइप लीकेज होगा, बाद में देख लूंगा। काम पर जाना था, तो मैं बेटे को समझा कर निकल गया। शाम तक जब वापस आया तो काली सीलन थोड़ी और बड़ी हो गई। मैं इसे ध्यान से देखता हूँ। अजीब बात थी, वह कहीं से भी गीली नहीं थी, ना ही चिपचिपी, बस काली, जैसे पेंट अंदर धंस गया हो। मैंने क्लीनर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर सोचा वीकेंड में समय निकाल कर ठीक से देखूंगा। कुछ दिनों बाद एक और काली सीलन की जगह दिखाई दी। वह किसी पाइप के पास नहीं थी। मैंने कोशिश की ज़्यादा ध्यान ना दूं, लेकिन अब वह नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। घर पुराना है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने पापा को बताया, शायद कोई सलाह दे दें। बोले शायद मौसम की वजह से है, पुराने घरों में नमी ज़्यादा टिकती है। छत चेक कर लेना, हो सकता है वहाँ से पानी आ रहा हो। मैंने सर हिलाया, हाँ मैं देखता हूँ। इसी बीच वे काले धब्बे धीरे धीरे और जगहों में दिखने लगे, कभी किसी कोने में, किसी फर्नीचर के पीछे, यहाँ तक कि बाथरूम की छत पर भी। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बदल रहा था, मेरे बेटे का बर्ताव भी बदलने लगा। एक दिन कहने लगा, पापा वह आदमी कह रहा था मेरे टेडी को नहाना चाहिए। मैं किचन में कुछ काम करते हुए रुक गया। कौन आदमी? वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला, मेरा नया दोस्त पापा, दीवारों में रहता है। अच्छा, वो दिखता कैसा है? वह कंधे उचकाकर बोला, पता नहीं, वह बाहर नहीं आता, बस मुझसे बात करता है जब मैं खेल रहा होता हूँ। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन अंदर से घबराहट हो रही थी। बच्चे और उनकी कल्पनाएं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा था उसकी बात में जो मुझे अंदर तक परेशान कर गया।
शायद उस बात को उसने जिस तरीके से कहा वो इतना नॉर्मल था जैसे इसमें कुछ अजीब था ही नहीं। मेरा दोस्त दादी को परेशान नहीं करता, बस मुझसे बातें करता है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, तो अपने दोस्त को कहना कि वह तुमसे अच्छे से पेश आए, ठीक है? उस दिन ये बात यही आई गई हो गई। मैंने अलग अलग नौकरी के लिए बात कर रखी थी और थोड़े दिनों में मुझे एक पक्की नौकरी का ऑफर भी आया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था। नौकरी के पहले कुछ दिन बहुत थका देने वाले थे क्योंकि मैं काम सीख रहा था और मुझे कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब वापस आता तो माँ आराम कुर्सी पर सोई होती, टीवी धीरे से बज रहा होता है। बेटा मेरा इंतज़ार करता था कि मैं कब आऊँ और वो दिन भर की बातें मुझे बताए। वह ज़्यादातर अपने दोस्त की ही बातें करता है। कहता है उसके दोस्त का एक सीक्रेट रूम है सीढ़ियों के नीचे। वह इस घर के बारे में, हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। यहाँ पहले जो बच्चे रहते थे उनके बारे में भी सब मालूम है। मैंने पूछा, ये तुम्हें दादी ने बताया ना? नहीं पापा, ये तो मेरे दोस्त ने बताया। मैं ठहर कर उसकी बातें गौर से सुनने लगा। मैं मानता हूँ बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। कभी कुछ सुन लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। मैंने कहा, बेटा सोना नहीं है, कितना टाइम हो रहा है? उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लाइफ नॉर्मल होने लगी। एक रूटीन सा बन गया था। मैं सुबह जल्दी उठता, उसे तैयार करता और काम पर चला जाता। माँ दोपहर में आती और वो दोनों खेल में लग जाते। एक दिन मैंने नोटिस किया, वह काली सीलन अंदर के दीवारों में भी दिखने लगी। मैं उसे साफ करता हूँ पर वो वापस आ जाती है। धीरे धीरे वे काले धब्बे घर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगे। लेकिन मुझे कुछ और बात लग रही थी। उधर बेटा दीवारों से बात करने लगा। एक दिन मैंने उसे टोका, बेटा किससे बात कर रहे हो? अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। वह कहता है, इन दीवारों में पुरानी चीजें भरी हैं। पुरानी चीजें? कैसी चीजें? हड्डियां, उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा। वो कहता है यहाँ पहले जानवर रहते थे और अब उनकी हड्डियां दीवारों में छुपी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अरे वाह, ये सब बेकार की बातें हैं बेटा, तुम्हें भी पता है ना, दीवारों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा, नहीं पापा, वह कहता है यहाँ है। अब मुझे उसकी ज्यादा फिक्र होने लगी। मैं किसी काम से किचन के सिंक के नीचे वाले कैबिनेट को खोलता हूँ। तब मेरी सांसें थम गई। कोने में साफ सफाई की चीजों के पीछे एक छोटा सा हड्डियों का ढेर रखा था। सफेद सूखी हड्डियां, जैसे बहुत पहले की हूं। मैंने उन्हें घूरते हुए बेटे को जोर से आवाज दी। वह भालू हाथ में पकड़े दौड़ता हुआ आया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तुमने रखी हैं? वह थोड़ा सा सोचते हुए बोला, नहीं। हाँ, पर मेरे दोस्त ने कहा अब उसे इसकी जरूरत नहीं। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। बेटा मैंने कहा ना, कहानियां बनाना ठीक नहीं, ये खिलौने नहीं है, इन्हें मत छूना, समझे? उसने गंभीरता से सर हिलाया। ठीक है पापा। मैंने उन हड्डियों को एक पुराने कपड़े में लपेटा और बाहर जाकर कचरे में फेंक दिया। खुद को समझाया कि शायद किसी जानवर की पुरानी हड्डियां होंगी जो घर में कभी घुस आया हो। लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। अगले हफ्ते और हड्डियां मिली, कभी अलमारी के कोने में, कभी बेसमेंट के पुराने शू बॉक्स में, यहाँ तक कि एक बार मेरे जूतों के अंदर भी। मैं हर बार उन्हें बाहर फेंक देता और खुद को समझाता कि शायद पहले से ही थी, अब जाकर दिखी क्योंकि घर पुराना है। लेकिन उस बेचैनी को हटाना बहुत मुश्किल था। उधर वे दाग भी बढ़ते जा रहे थे। वो दाग अब ड्राइंग रूम में भी फैलने लगे, जैसे कोई रेंगती हुई नसें हो। मैं जितना भी स्क्रब करता हूँ वो फिर वापस आ जाते हैं। मेरा बेटा डेली अपने दोस्त से बातें करता है। कहता है, मेरे फ्रेंड ने बताया था यहाँ उसके फूल रखे हैं। मैंने पूछा, कैसे फूल? वह कहता है, मेरे दोस्त ने बनाए थे, वे यही फर्श के नीचे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहुत कहानी हो गई, अब सोते हैं। धीरे से उसके कमरे का दरवाजा बंद किया। मेरे मन के अंदर उथल पुथल मची थी। मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है।
सबसे बुरा हाल तो काली फफूंद का था, जो पहले बस छोटे छोटे धब्बों की तरह दिखती थी, पर अब इतनी फैल गई थी कि नज़रअंदाज करना मुश्किल था। दीवारों पर रेंगती हुई और अब उनसे आकृतियां बनने लगी। एक सुबह जैसे ही मैं लिविंग रूम में गया, मुझे घबराहट सी होने लगी। फफूंदी ने जैसे किसी इंसान की परछाई जैसा आकार बना लिया था। लंबा सा शरीर, पतला और दोनों हाथ नीचे लटके हुए। वह आकृति साफ तो नहीं थी, लेकिन ऐसी थी कि कोई भी देख के घबरा जाए। मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मैं दीवारों को साफ करता हूँ, पर ये फिर से आ जाती हैं और हर बार और ज़्यादा डरावनी लगती हैं। जो बच्चा पहले कभी घर में उछलता कूदता रहता था, अब वो चुपचाप रहने लगा है और बस कहानियां सुनाता है। उसकी बातों से मासूमियत कहीं खो सी गई है। उसके लहजे में भारीपन है। एक दिन मैंने उसे कमरे की फर्श पर बैठे देखा। उसके टॉयज इधर उधर बिखरे पड़े थे। वह बस कमरे में एक कोने की तरफ देखे जा रहा था, सर टेढ़ा किए, जैसे किसी की बात सुन रहा हो। मैंने कहा, क्या कर रहे हो बेटा? मैं अंदर गया। उसने बिना मेरी तरफ देख कहा, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहा है तुम्हारा दोस्त? मेरी तरफ बड़े मुरझाए चेहरे से देख कहता है, पापा, आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मतलब? वह कहता है आप यहाँ के नहीं हो और आप सब कुछ खराब कर रहे हो। उसका लहजा इतना सीधा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी कल्पना है। वो अपने खिलौने उठाते हुए बोला, मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसा कहते हो। और तब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बस उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, मैंने एक बार फिर उस कोने की तरफ देखा जहां वो घूर रहा था। बस एक खाली दीवार थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे वहां कोई और भी है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। जो आकृति फफूंदी में दिखती थी, वह अब और भी साफ हो गई। वह सिर्फ एक परछाई नहीं रह गई थी, उसमें अब सर, कंधे और लंबे हाथ दिखने लगे थे। वह हिल रही थी और बस यही काफी था मेरे लिए। मुझे मानना पड़ा कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। अब मैं इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं पापा के यहाँ गया और उनसे पूछा, आपको कुछ पता है घर के बारे में? उन्होंने अपनी प्लेट से नजर उठाते हुए कहा, क्या मतलब? मेरा मतलब, उस घर में कुछ अजीब सा लगता है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? वह थोड़ी देर रुके और फिर बोले, घर बहुत पुराना है, तेरे दादा दादी से भी पहले का। पर ऐसा क्यों पूछ रहा है? दरअसल पापा, वहाँ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। बार बार दीवारों पर फफूंद आ जाती है जो हटती नहीं। मेरा बेटा भी किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करता रहता है। और तब वो कुछ याद करते हुए बोले, एक टाइम था जब इस घर के मालिक के बारे में कुछ अफवाहें थी कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। फिर वे थोड़ा सा मेरे करीब आए, जैसे कोई सुन न ले, और धीमे से बोले, वह राहगीरों को मार दिया करता था, मुसाफिरों को, भटके हुए लोग जो शहर में रुकते थे। तब ना तो फोरेंसिक था, ना ही इंटरनेट। कोई गायब हो जाता तो उसे बुला दिया जाता था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसने कभी जिन लोगों को मारा था वह इस घर के नीचे दफन है? हाँ, ऐसा कहते हैं। कभी दीवारों के अंदर, कभी जमीन के नीचे, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। जब वह मरा तो उसकी बॉडी तक नहीं मिली। मैं चौंकते हुए बोला, तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों से घर हमारे पास है, अब तक कभी कुछ नहीं हुआ। और ये सुनते ही मैं वापस घर की तरफ दौड़ गया। पीछे से पिताजी बोले, डरना मत, ये सब कहानियां हैं। रास्ते भर मेरे दिमाग में मेरे बेटे की कई बातें घूमती रही। कभी वो सीलन, तो कभी वो हड्डियां, और कभी उसका इमेजिनरी फ्रेंड। जब मैं घर पहुंचा,
तो आज वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शांति लग रही थी। अक्सर मैं माँ को खिड़की से देखा करता था, सोफे पर झपकी लेते हुए, टीवी की हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती हुई। लेकिन आज खिड़की अंधेरे में थी, कोई हलचल नहीं। मैं फौरन भागता हुआ अंदर गया, तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैंने आवाज़ लगाई, माँ, बेटा, कहाँ हो सब? दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दरवाजे पर ज़ोर से धक्का मारा और अचानक वो खुल गया, जैसे किसी ने बस उसे हाथों से रोक रखा हो। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी। एक एक करके सारे रूम देखे। लिविंग रूम खाली था। सोफे के पास कुर्सी अभी भी हिल रही थी, जैसे कोई अभी उठा हो। किचन में सब कुछ शांत था। सुबह का खाना अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। मैं भाग के बेटे के कमरे में गया, लेकिन वह भी खाली है। चादर ओढ़ी हुई थी, जैसे वो जल्दी में उठा हो। उसका भालू ज़मीन पे पड़ा था, अकेला। मैं घर के हर कोने में दौड़ा, अलमारी, हर कमरा, यहाँ तक कि बेसमेंट भी देख डाला, पर वो कहीं नहीं था। माँ भी नहीं दिख रही थी। पता नहीं वे दोनों कहाँ गायब हो गए। किसी भी तरह कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरी नज़र दीवार पे पड़ी। वह काली फफूंद पहले से ज़्यादा भयानक हो चुकी थी, पूरी दीवार पर फैल चुकी थी। अब तो उसमें आदमी जैसी पूरी आकृति बन गई। शरीर का आकार साफ दिख रहा था, जैसे वह मुझे घूर रहा हो। मैं जोर से बोला, मेरा बेटा कहाँ है? घर की लकड़ियाँ चरमराईं, जैसे जवाब दे रही हो। एक अजीब सी आवाज़, भारी और डरावनी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कोने से हथौड़ा उठाया। खेलना है ना? खेलना है ना तुम्हें? चलो फिर, आओ। मैंने पूरी ताकत के साथ हथौड़ा दीवार पे दे मारा। दीवार टूटने लगी। कमरे में धूल और मलबे की धुंध भर गई। मैं रुका नहीं, बार बार मारता रहा। अचानक दीवार के पीछे एक छोटी सी रेंगने लायक जगह निकली। इसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। वहाँ अंधेरा था, हवा भी घुटी घुटी। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मैं अंदर घुसा। वहाँ लंबी लंबी डरावनी परछाइयाँ बन रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, बेटा। वह कोने में सिमटा सा बैठा था। उसका चेहरा धूल और गंदगी से भरा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठी और दौड़ता हुआ मेरी बाहों में आ गया। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। वह थोड़ी देर बाद मेरी शर्ट पकड़ते हुए बोला, मेरे फ्रेंड ने कहा था आप नहीं आओगे। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आप चलो, घर चलते हैं। उसने सिर हिलाया और मैं उसे उठाकर बाहर ले आया। लिविंग रूम में अब कुछ हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उस घर का बोझ उतर गया हो। फफूंदी अभी भी दीवार पर थी, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने जल्दी से बैग उठाया, कुछ कपड़े उसमें भरे। बेटा मुझसे चिपका रहा, अपने छोटे हाथों से मेरी गर्दन पकड़े हुए, जैसे अब कभी नहीं छोड़ना चाहता हो। मैं उसे लेकर पड़ोसी के घर चला गया, जो मेरा अच्छा दोस्त था। उससे कहा कि थोड़ी देर मेरे बेटे का ध्यान रखना, जब तक मैं पुलिस को कॉल करके माँ को ढूंढने जाता हूँ। भगवान का शुक्र है माँ जल्दी मिल गई थी। उन्होंने कहा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का मारा हो। उनका पैर बुरी तरह सूजा हुआ था, शायद टूट भी गया हो। मैं उनके पास ही बैठा रहा जब तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आ गई। कम से कम अब वह सुरक्षित थी। मैंने पुलिस को सब बताया, दीवार के पीछे उस जगह के बारे में, हड्डियों के बारे में जो मुझे बार बार मिल रही थी, और उन सभी अजीब घटनाओं के बारे में जो मेरे साथ हुई। उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया और जांच का भरोसा दिलाया। कुछ हफ्तों बाद उनका कॉल आता है। पुलिस ने उस घर की पूरी तलाशी ली तो दीवारों में हड्डियां ही हड्डियां मिली। उन्हें ये नहीं पता था कि ये इंसानों की थी या जानवरों की। जांच अधिकारियों ने मुझसे कहा कि वह हड्डियां टेस्ट के लिए भेजेंगे और जैसे ही कुछ पता चलेगा मुझे अपडेट करेंगे। लेकिन वह अपडेट कभी नहीं आया। मैंने उन्हें कई बार कॉल किया, हर बार एक ही जवाब मिला, जांच चल रही है।
फिर कुछ महीने और बीत गए। आखिरकार मैं इतना पैसा जोड़ पाया कि एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले सकूं। कुछ खास नहीं, 2 कमरों वाला एक पुराना सा फ्लैट था, लेकिन वह हमारा था। जब मैंने बेटे को बताया कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, वह खुशी से झूम उठा। हमने कई दिन लगाकर सामान पैक किया और फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। नया घर एक नई शुरुआत जैसा लग रहा था। दीवारें साफ थी, फर्श नई थी और कोई फफूंदी नहीं जिसे रोज साफ करना पड़े, जिससे डर लगे। काफी समय बाद ऐसा लगा कि हम खुलकर सांस ले सकते हैं। बेटे ने भी जल्द ही खुद को एडजस्ट कर लिया। उसका वह भालू भी हमारे पास था। कुछ दिन बाद मैंने सोचा, अब तो इसे नहला ही देना चाहिए। हमने रसोई की सिंक में गुनगुना पानी और साबुन भरा और धीरे से खिलौने को उसमें रख दिया। बेटा एक स्टूल पर खड़े होकर बड़े ध्यान से उसे साफ करने लगा। वह मेरी तरफ देख कहता है, पापा आई एम सॉरी। किस बात के लिए बच्चे? वह मेरा फ्रेंड अच्छा नहीं था, उसने आपको बुरा कहा, मुझे तभी मना कर देना चाहिए था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वह अपने भालू को नहला रहा था और मैं उसे देख रहा था। अपने छोटे छोटे हाथों से इतने ध्यान से काम कर रहा था ताकि उसका दोस्त ठीक रहे। इस पर मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। वह पुराना घर, वह सब कुछ अब एक बुरे सपने जैसा लगता है, कुछ ऐसा जो अब हमारे साथ नहीं है। वह दिन हमारे खौफ के साए में गुजरे। उसकी बुरी यादें आज भी हमें रह रह कर डराती हैं। सोचिए, आपके घर की दीवारों में अगर कोई सीलन उभर आए जो दिन पर दिन बढ़ती जाए और बढ़ते बढ़ते किसी इंसान की तरह दिखने लगे, तो आप क्या करेंगे? ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम कहानी को और ज़्यादा डीपली समझ पाएँ और क्या सिनारियोज रहे होंगे उस टाइम। तो पहला टॉपिक है हमारा फादर स्ट्रगल का। तो अगर फादर साहब की लाइफ के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे थे, क्योंकि बीवी जा चुकी थी, बीवी गुजर चुकी थी और जॉब नहीं थी उनके हाथ में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा वो झेल रहे थे और इसी कारण उन्हें अपनी सिटी छोड़नी पड़ी, वापस उस घर में आना पड़ा जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते थे, जहाँ बुरी यादें थी उनकी। और डेली का स्ट्रगल, जॉब पाने का, पैसे कहीं ना कहीं से कमाने का, और जो है अपने बेटे का भी ध्यान रखना, घर को भी देखना, इन सब की टेंशन को कम करने के लिए उन्होंने बुरी चीज़ों का सहारा लिया और इससे सिर्फ और सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब हुई। फिर आता है बेटा, मासूम पर बहुत समझदार। नई जगह आना सिर्फ पापा के लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। बिन माँ का बच्चा जिसकी नई जगह पर शिफ्ट होने की वजह से दोस्त ही नहीं बचे थे और बस उसके पापा ही एक इकलौते फ्रेंड थे जो फिलहाल उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे, टेंशन में थे। और जब कोई नहीं था तो इसीलिए उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया अपने अकेलेपन से कोप अप करने के लिए। और बच्चे का ये कहना कि मेरे फ्रेंड ने कहा है कि मेरे डैडी को नहाना चाहिए, यहाँ बच्चा इनडायरेक्टली अपने पापा से टाइम मांग रहा है कि साथ में डैडी को नहलाते हैं, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातें होंगी। पर पापा उस बात को कुछ और ही समझ बैठे और बच्चे को समझ नहीं आया कि कब उसका फ्रेंड पापा के लिए क्रीपी बन गया। हो सकता है उसने आस पड़ोस के लोगों से और बच्चों से इस घर के हॉन्टेड होने की कहानी और बातें सुनी हो और अकेले में घर को एक्सप्लोर करता हो जहाँ उसे काफ़ी कुछ पता चला हो, और वही चीज़ें वो अपने तरीके से इमेजिनरी फ्रेंड के थ्रू अपने पापा को बताना चाहता है। और बच्चे का एंडिंग में घर के एक कोने में फंसा होना उसी एक्सप्लोरेशन का नतीजा था, क्योंकि आज पापा घर जल्दी आ गए थे। तो दीवारों पर फैलती काली फफूंद सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं थी, असल में ये एक सिंबल था उन परेशानियों का जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, घर पुराना तो था, तो फफूंद, पपड़ी, सीलन, आवाजें, ये सब नॉर्मल है और घर के डार्क पास्ट ने इसे और ज्यादा हॉन्टेड थीम दे दिया है। साथ ही फादर का यह अज्यूम करना कि हिलती हुई परछाई थी या दरवाजा किसी ने पकड़ रखा था, ये सब भ्रम था।
ये सब इसलिए था क्योंकि वो डरते थे कि उनके जीवन का एक इकलौती जो चीज है, जो उनका बेटा है, वो उनसे दूर ना हो जाए। आखिर में घर को छोड़ना ये बताता है कि उनको परेशानी से निकलना आ गया है और दोनों का रिश्ता और भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। ऑलराइट, तो जो अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि क्या यहाँ पे कोई भूत था, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ना कोई सुपर नेचुरल एंटिटी, ना ही कोई जिंदा इंसान। इसका पहला सबूत हमें मिलता है कि बच्चे और फादर साहब का उस घर से सेफली निकल आना बिना किसी रुकावट के। क्योंकि जरा सोचिए, जो आदमी जिंदा होने पर लोगों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है, वो भूत बनने के बाद कितना क्रीपी और पावरफुल होगा। और दूसरा प्रूफ हमें मिलता है दादाजी की बातों में, जो बताते हैं कि ये घर हमारे पास दशकों से है, लेकिन आज तक हमने कोई भी हॉन्टिंग एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो बिना किसी डाउट के मैं ये कहूंगी कि ये कहानी एक टूटे हुए इंसान की साइकोलॉजिकल जर्नी को बताता है, जिसमें हमने जाना कि ट्रॉमा और अकेलेपन का जहर एक इंसान को इस हद तक तोड़ सकता है कि वो सच्चाई और वहम में फर्क करना भूल जाए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और बाकी सवालों के लिए और बेस्ट डिस्कशन के लिए आप कमेंट सेक्शन ज्वाइन ज़रूर करें। और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम डर को ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।